दोस्तों आज फिर हाजिर हुए एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और नई कहानी। असम के दीमा हिसार जिले का एक गांव जटिंगा एक रहस्यमय वार्षिक घटना के लिए जाना जाता है, जहां सितंबर से नवंबर तक सूर्यास्त के समय लोगों का अचानक से मर जाना एक असाधारण बात थी। इस घटना के कारण कुछ लोग जटिंगा को दुनिया के सबसे अशांत स्थानों में से एक, यहाँ तक कि प्रेतबाधित गांव भी मानते थे। और प्रेतबाधित गांव माने भी क्यों ना, अंधेरी धुंधली सर्दियों की रातों में लोगों का वहाँ अचानक से मर जाना या खुदकुशी करना कोई नई बात नहीं थी। साथ ही साथ वहाँ के गांव के बारे में ये बात भी बहुत आम थी कि भूत प्रेतों का बसेरा उस गांव में हो चला था। इस बात को जानते हुए भी मैं उस गांव में अपने पुश्तैनी मकान को बेचने जा रहा था। 20 साल पहले इस गांव को छोड़ मैं अपने परिवार के साथ पुणे शिफ्ट हो गया था। और अब मेरे लौटने की वजह सिर्फ यही है कि मेरे पिताजी के जाने के बाद जटिंगा में पड़ी मेरी पुश्तैनी घर का बंटवारा होना था। और इसी सिलसिले में मैं आज असम की जटिंगा गांव के लिए निकल चुका था। रास्ता काफ़ी लंबा होने की वजह से मुझे काफ़ी देर हो गई थी जटिंगा पहुंचने में। ट्रेन से उतरते ही गुवाहाटी स्टेशन से जटिंगा गांव जाने के लिए मैं बस का इंतज़ार में स्टेशन के बाहर ही किसी टैक्सी या बस का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब कोई बस नहीं आई तो मैंने जटिंगा गांव पैदल जाने का इरादा किया, क्योंकि जटिंगा गांव स्टेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर ही दूर था। और वैसे भी वहाँ मैंने तो अपना बचपन बिताया था, तो मुझे जटिंगा गांव जाने के सारे रास्ते पता थे। इसी सोच के साथ अपने कंधों पे एक बैग टांगे मैं अब पैदल होता हुआ रास्ता तय कर रहा था। नवंबर के महीने की सर्दियाँ असम में काफ़ी ज़्यादा महसूस होती थी, मानो जैसे जनवरी का महीना हो। लेकिन वहाँ की सर्दियों की बात ही कुछ और होती थी। और मुझे बहुत दिन भी हो चुके थे कहीं बाहर घूमे हुए। और वैसे भी मैं यही सोच के तो यहाँ आया था कि 4 दिन की ऑफिस की छुट्टी ले मैं जटिंगा गांव भी घूम लूँगा और ज़मीन का काम भी हो जाएगा। यही सब सोचता हुआ मैं पहाड़ियों से घिरे उस सड़क में पैदल चले जा रहा था। लेकिन वहाँ से ना किसी गाड़ी का गुजर हो रहा था और ना ही किसी बस का। हल्की हल्की शाम अब जोर पकड़ने लगी थी और नवंबर की सर्द हवाएं उन वादियों में किसी तरह का मधुर गीत गाए जा रही थी। और मैं भी उन सर्द हवाओं का आनंद लेता हुआ कानों में हेडफोन डाले आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन लगातार चलते हुए मुझे बस एक ही चिंता हो रही थी कि शाम का वक्त हो चुका है और मैं ऐसे ही चलता रहा तो मुझे रात हो जाएगी जटिंगा गांव पहुंचते पहुंचते। और ना यहाँ रास्ते में कोई होटल है जहाँ रुक के रात गुजार लूँ। और रात में इस तन्हा रोड पे जाना कोई समझदारी का फैसला ना होगा। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। आज मेरी छुट्टी का दूसरा दिन था और 2 दिन बाद मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना था। लेकिन मैं वक्त को तो बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए तो मैं अगले दिन का इंतज़ार किए बिना सीधा जटिंगा गांव के लिए निकल गया था। मुझे अब चलते हुए करीब आधा घंटा बीत चुका था कि मुझे एहसास होता है कि कोई गाड़ी आ रही है मेरे पीछे। तो मैं मुड़ के देखता हूँ तो क्या पाता हूँ, एक कार तेज़ रफ्तार से मेरी तरफ आई जा रही थी। उस कार को देख मैंने तुरंत अपने हाथों से लिफ्ट मांगने का इशारा कर दिया। लेकिन वहीं उस कार की गति में कोई कमी नहीं आई थी और कार अपनी गति से होते हुए मेरे पास से गुजर जाती है। लेकिन जब वो कार मेरे करीब से गुजरती है तो मैं क्या देखता हूँ कि कार में ड्राइवर सीट पे कोई नहीं था। ये देख पहले तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरी आंखें धोखा खा रही होंगी। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई कार बिना ड्राइवर के चलेगी। यही सब सोचता हुआ मैं पैदल अपना सफ़र जारी रख उस सुनसान और पहाड़ों से घिरे उस रोड पे अपना सफ़र तय किए जा रहा था कि फिर से मुझे किसी गाड़ी के आने का एहसास होता है। तो मैं पलटते हुए देखता हूँ कि एक ट्रक आ रहा था। इस बार मुझे लगने लगा था कि यही ट्रक वाला मुझे लिफ्ट देगा और तुरंत मैं अपने हाथों से लिफ्ट का इशारा करने लगता हूँ। और हुआ भी वही जो मैंने सोचा था। उस ट्रक वाले ने मुझे देख ट्रक को धीमा करते हुए मेरे पास ला ट्रक रोक दिया और मुझे देख वो ट्रक ड्राइवर मुझे अपने हाथों से अंदर आने का इशारा दे देता है। उसका ये इशारा देख ट्रक के फ्रंट सीट पे मैं जाके बैठ जाता हूँ। अपने माथे पे कपड़ा बांधे और शर्ट पैंट पहने वो ट्रक वाला मुझसे पूछता है, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में इस सुनसान सड़क पे। उसकी ये बात सुन मैं जवाब देता हूँ, भैया मुझे जटिंगा जाना है, कोई बस नहीं मिली तो मैं पैदल ही निकल आया। मेरे मुंह से जटिंगा का नाम सुन वो ड्राइवर कहता है, जटिंगा दोस्त तुम उस गांव में क्यों जा रहे हो, वो भी इतनी रात में, क्या तुम्हें पता नहीं है वो कैसा गांव है। ड्राइवर की बात सुन मैं उससे जवाब देता हूँ भैया मुझे पता है,
मैं उस गांव में ही पला बड़ा हूँ, बस काफ़ी दिनों के बाद जा रहा हूँ, एक काम है मुझे वहाँ पे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इसी महीने में आए हो जिस महीने में वहाँ कोई ना कोई हत्या होती रहती है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ बस लोगों ने अफवाहें उड़ा दी हैं उस गांव के बारे में। मेरे मुंह से ये बात सुन ड्राइवर बिना कुछ बोले सामने सड़क की तरफ देखता हुआ कहता है, आगे से बाएं जटिंगा गांव शुरू हो जाएगा, मैं तुम्हें वहीं उतार दूंगा, मुझे दाएं जाना है। ड्राइवर की बात सुन ठीक है बोलता हुआ मैं अपना मोबाइल चलाने लगता हूँ। अब ना मैं कुछ बोल रहा था, ना ही ड्राइवर। एक खामोशी के साथ अब मैं अपनी मंजिल से बस कुछ ही देर की दूरी पे था कि एकदम से ड्राइवर कहता है, लगता है इस गांव को तुम गंभीरता से नहीं ले रहे हो। उसकी बात सुन मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, देखिए भैया, मुझे नहीं पता कि आप इस गांव को लेके क्या सोचते हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, मेरा बचपन इसी गांव में बीता है और मुझे नहीं लगता लोगों ने जो इस गांव के बारे में बातें बनाई हैं वो सच हैं। मेरी बातों को चुपचाप सुनता हुआ ड्राइवर कुछ देर की खामोशी के बाद कहता है, क्या आपको पता है लोग इस गांव के महीने में क्यों मर जाते हैं? ड्राइवर की बात सुन मैं जवाब देता हूँ, नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताओ। कुछ साल पहले इस गांव में एक बाबा रहता था। वो अपने घर में क्या करता था कोई नहीं जानता था। वो बाबा इतना रहस्यमय था कि वो ना किसी से बात करता, ना किसी से कोई मिलना जुलना। और फिर ऐसे ही नवंबर की सर्दियों की रात में वो बाबा कहीं एकदम से चला जाता है और काफ़ी दिन तक नहीं आता। लेकिन वहाँ जो गांव वाले थे बाबा पे अपनी नज़र बनाए हुए थे और उस बाबा की अनुपस्थिति में गांव वाले एक रात उस बाबा के घर में घुस बाबा के राज का पर्दाफाश करने के लिए उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। और जब गांव वालों ने उसके घर की तलाशी ली तो जानते हैं वहाँ क्या मिला? क्या मिला? मैं उसकी बातों को ध्यान से सुनता हुआ जवाब देता हूँ, वहाँ गांव के लोगों ने पाया कि बहुत सारे बच्चों की मानव कंकाल और काले जादू की कई सारी सामग्री रखे हुए थे। ये बोलता हुआ ट्रक ड्राइवर एकदम चुप हो जाता है। उसको चुप देख मैं कहता हूँ, चुप क्यों हो गए, आगे बताओ, आगे क्या होना था? गांव वालों ने अब इरादा कर लिया था कि उस काले जादू करने वाले तांत्रिक को ख़त्म करना है। और कुछ दिनों के बाद वो तांत्रिक अपने घर वापस लौटा, लेकिन गांव वालों को पता चल चुका था कि वो तांत्रिक वापस आ गया है। कि तभी सब गांव वाले अपने हाथ में आग की जलती हुई मशालों को ले उस तांत्रिक को रास्ते में ही रोक लेते हैं। गांव वालों को इकट्ठा देख तांत्रिक, जो अपने हाथ में किसी तरह का बड़ा सा थैला लिए हुआ था, ये समझ चुका था कि उसका रहस्य खुल चुका है। कि तभी तांत्रिक गांव वालों को देख मुस्कुराता हुआ कहता है, क्या हुआ तुम लोगों को जो मेरे स्वागत में ऐसे खड़े हो? तांत्रिक की इस बात को सुन गांव वालों का गुस्सा और तेज हो चुका था कि तभी गांव का एक आदमी तांत्रिक के पास जा उससे वो थैला छीन लेता है और उसे खोल के देखने लगता है। कि वो आदमी जिसने वो थैला खोल के देखा था तो क्या पाता है, उस थैले में 2 छोटे बच्चों के खून से सनी हुई गर्दनें थीं। बच्चों की कटी गर्दनों को पा गांव वाले समझ चुके थे कि इस तांत्रिक को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता और सब गांव वालों ने मिलकर उस तांत्रिक को बीच सड़क पे एक लकड़ी के बांस में बांध के जिंदा जला दिया। लेकिन वही तांत्रिक ये कहता हुआ जल जाता है कि तुम मेरा शरीर जला सकते हो, मेरी आत्मा नहीं। तो यही कहानी है जटिंगा गांव की। ये कहता हुआ ड्राइवर मेरी तरफ देखने लगता है और जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है तो मैं क्या देखता हूँ कि वो ड्राइवर पूरा पसीने से तर था, मानो उसे किसी बात का डर लग रहा हो। उसकी ये हालत देख मैं उससे कहता हूँ, आप इतना सब कैसे जानते हो? मेरी इस बात को सुन ड्राइवर हल्की सी आवाज़ में बोलता है, जिस आदमी ने उसे पहले जलाया था वो मैं ही था। और जब उस गांव में हर साल इसी महीने लोगों की मौत होने लगी तो मैंने वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन वहाँ अब भी कई लोग रहते हैं। मैं उसकी आवाज़ को, डर को महसूस कर सकता था कि तभी मैं उससे एक और सवाल पूछता हूँ, अगर अभी भी वहाँ लोग रहते हैं तो उन्हें क्यों कुछ नहीं हुआ? और मेरे चाचा जी भी तो वहीं रहते हैं, वो सब तो ठीक हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों ने उस तांत्रिक को जलाया था, तांत्रिक उसके इंतज़ार में उस गांव में भटक रहा है। वो सिर्फ उन लोगों को मारता है जिसने उसे जलाया था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कह नहीं सकते। ड्राइवर कहता है। ये कहता हुआ ड्राइवर अचानक से ट्रक रोक देता है और कहता है, आप यहीं उतर जाओ, यहाँ से बाएं तरफ का रास्ता जटिंगा के लिए जाता है। उसकी ये बात सुन मैं अपना बैग लिए ट्रक से नीचे उतर जाता हूँ और उसको अलविदा का इशारा देते हुए मैं जटिंगा गांव की तरफ बढ़ने लगता हूँ। रात का सन्नाटा अब जोर पकड़ चुका था। चांद की चांदनी अब पूरे आकाश में फैल चुकी थी और सर्द हवाएं और ठंड बिखेर रही थी। अभी कुछ देर मुझे चलते हुआ ही था कि मैं अपने गांव जटिंगा पहुंच जाता हूँ।
चटिंगा गांव पहुंचने के बाद मैंने देखा कि कई सारे लोग बाहर चारपाई पे उस चांदनी रात में बैठे बातें कर रहे थे। लेकिन मैं सीधा चलता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा और कुछ देर की दूरी तय करने के बाद मैं अपने पुश्तैनी घर तक पहुंच चुका था। लेकिन जब मैंने अपने घर पे नज़र दौड़ाई तो क्या देखता हूँ कि वहाँ मेरा वो घर तो था, लेकिन वो अब घर खंडर में बदल चुका था। ये देख मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ कि घर टूटा फूटा नज़र आ रहा था। अपने घर की हालत देख मैं तुरंत घर के अंदर जाते हुए अपने चाचा को आवाज़ लगाने लगता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ के बदले में मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। घर पूरा खाली था। ये देख मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे इस घर की हालत ऐसे कैसे हो गई और मेरे घर के लोग अचानक कहाँ चले गए। ये सोचता हुआ मैं घर के बाहर आ जाता हूँ कि तभी मेरी नज़र वहाँ जाती है जहाँ अभी कुछ देर पहले कुछ आदमी चारपाई पे बैठे बातें कर रहे थे। उनको देख मैं उनकी तरफ बढ़ने लगता हूँ और उनके पास पहुँच उनसे कहता हूँ, चाचा ये रमादेव के घर को क्या हुआ है और सब कहाँ चले गए हैं। मेरी ये बात सुन वहाँ के तीनों लोग वहाँ आग के पास बैठ अपना हाथ ताप रहे थे। उनमें से एक आदमी कहता है, रामाधीर के रिश्तेदार हो। मैं हाँ में सर हिलाता हुआ कहता हूँ, जी हाँ मैं उनका भतीजा हूँ, बहुत साल बाद आया हूँ। तो तुम्हें पता नहीं तुम्हारे रमाधीर चाचा कहाँ गए। उस आदमी की ये बात सुन मैं कहता हूँ, नहीं मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गए हैं। इसी नवंबर के महीने में रमाधीर ने अपने घर में फांसी लगा ली और उसका परिवार रातों रात कहीं गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि उसका परिवार कहाँ गया। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनते ही मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। और यही बात मैंने उस आदमी से भी की कि ये कैसे हो सकता है, अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरी उनसे बात हुई थी। मेरी ये बात सुन वहाँ पे मौजूद हर आदमी अब आपस में फुसफुसाने लगे थे, मानो उन्हें किसी बात के सच होने का भय सताने लगा था। कुछ देर फुसफुसाने के बाद वही आदमी बोले जो अभी मुझसे बात कर रहे थे, तुम जाओ यहाँ से, लगता है फिर से इस महीने में गांव में मौत होने वाली है। इस बात को सुन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो आदमी कहना क्या चाहता है कि तभी मैं उस आदमी से कहता हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मेरी बातों को सुनता हुआ वो आदमी डरता हुआ कहता है, उस तांत्रिक की आत्मा इस महीने अपनी मौत का बदला लेने आ गई। वो आदमी ये बात अभी कर ही रहा था कि अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगती है। तो मैं अपना फ़ोन जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा था उसे देखता हूँ तो अब मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो फ़ोन मेरे चाचा जी का था। फ़ोन में लिखा था चाचा जी। ये नाम पढ़ मैं सीधा उन लोगों से दूर हटता हुआ कॉल रिसीव कर लेता हूँ। हेलो, अरे बेटा आज आने वाले थे ना, क्या हुआ अभी तक नहीं आए। फ़ोन के दूसरी तरफ अपने चाचा की आवाज़ सुन मुझे समझ आ चुका था कि वो गांव वाले मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि तभी मैं कहता हूँ, चाचा मैं आया था लेकिन घर पे कोई नहीं था। अरे बेटा हम सब कहीं गए हुए थे, तू वापस आ जा, हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चाचा की ये बात सुन मैं अपने कदमों को तेज़ करता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगता हूँ और चलते हुए जब मैं उस घर के पास पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि जो घर पहले खंडर नज़र आ रहा था वो वैसा नहीं दिख रहा था। वो घर किसी भी आम घर की तरह नज़र आ रहा था। ये मंजर देख मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या हकीकत। ये सोचता हुआ मैं घर में चला जाता हूँ। घर में घुसता हुआ पाता हूँ कि चाचा जी घर में एक चारपाई पे कंबल ओढ़े बैठे हुए थे। चाचा जी को देख मैं उनके पैर छूता हूँ और कुछ देर बात करने के बाद उनसे कहता हूँ, चाचा जी वो घर के बंटवारे के कागज़ दे दीजिए, मुझे कल सुबह निकलना है। मेरी बात सुन चाचा जी कहते हैं कि सामने रखे बक्से में घर के कागज़ हैं, वहाँ से ले लो। उनकी बात सुन मैं उनके बक्से की तरफ बढ़ता हुआ बक्से के पास जा बक्सा खोल देता हूँ तो क्या पाता हूँ कि चाचा जी की पत्नी की गर्दन उस बक्से में रखी हुई थी। ये देख मैं चिल्ला उठता हूँ और तुरंत चाचा जी की तरफ पलटता हूँ तो क्या देखता हूँ कि जो चाचा अभी कंबल में बैठे हुए थे वो खड़े मुझे देख मुस्कुरा रहे थे और देखते ही देखते वो अपना रूप बदलने लगते हैं और कुछ ही समय में वो उस आकार में आ जाते हैं जैसा मुझे उस ट्रक ड्राइवर ने बताया था। वो किसी तांत्रिक का रूप धारण कर चुके थे। माथे पे बड़ा सा लाल टीका और लंबे बाल और किसी तरह की काली चादर ओढ़े वो तांत्रिक मुझे देख एक डरावनी मुस्कान लिए बस देखे जा रहा था। ये देख मैं समझ चुका था कि ये वही तांत्रिक है जिसके किस्से इस गांव में हर आदमी दोहराता है। अपने सामने उस तांत्रिक की आत्मा को देख मैं अब अपनी हिम्मत नहीं खो सकता था और हिम्मत करते हुए मैं उस तांत्रिक से कहता हूँ, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। मेरी ये बात सुन वो तांत्रिक मेरी तरफ बढ़ने लगता है
और उसको मेरी तरफ आता हुआ देख मैं इधर उधर भागने का रास्ता देखने लगता हूँ, लेकिन उस चार दीवारी में भागने का कोई रास्ता नहीं था। और अब मैं समझ चुका था कि मेरा मरना निश्चित है। कि तभी वो तांत्रिक मेरे पास आता है और कहता है, जानता है मैंने तेरे चाचा और उसके घर वालों को क्यों मारा? क्योंकि तेरे चाचा वही आदमी है जिसने मुझे सबसे पहले उस बांस के खंभे में बांध के आग लगाई थी। मैंने हर उस इंसान को मार दिया जिसने मुझे मारा था, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा। जानता है क्यों? उसकी ये बात सुन मैं उससे डरती हुई आवाज में कहता हूँ, क्यों? क्योंकि तू इस गांव में इकलौता इंसान था जो मेरे साथ बचपन में खेलता था। तू जब छोटा था तब तू मेरी पूजा की सामग्री का सामान ला के देता था। कभी अपनी माँ का सिंदूर चुरा के ले आता तो कभी नींबू मिर्ची। इन्हीं सब कारण की वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना मैंने तो कसम खाई थी जब इन सब गांव वालों ने मिलके मुझे जलाया था कि मैं इस गांव के हर इंसान को मार दूंगा, और मैंने वैसा ही किया। आज गांव में कोई भी जिंदा नहीं है, और जिन लोगों से तू अभी बाहर बात करके आया था वो कोई इंसान नहीं है, वो सब आत्माएं हैं। उस तांत्रिक की इन बातों को सुन मुझे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था कि तभी वो तांत्रिक फिर से बोलता है, तुझे जीवित छोड़ने में मेरा एक स्वार्थ है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे शरीर के राख को गंगा में विसर्जन कर देना। वो राख मैंने संभाल के रखी है। तुझे वही ड्राइवर वहाँ पहुँचा देगा जो तुझे इस गांव तक लेके आया था। उसके मुंह से ड्राइवर की बात सुन मुझे अब समझ में आने लगा था कि जो कार मैंने बिना ड्राइवर के रोड पे चलती हुई देखी थी वो मेरी आंखों का धोखा नहीं था, वो सच था। इसका मतलब इस गांव में सिर्फ आत्माएं हैं। मैं इन सभी बातों को सोच ही रहा था कि वो तांत्रिक मेरे सामने देखते देखते एकदम से कहीं ओझल हो गया, और जिस जगह पे वो खड़े खड़े गायब हुआ था उसी जगह पे अपने जले हुए शरीर की राख छोड़ गया। और आज मैं उस तांत्रिक की राख लिए गंगा किनारे उसको विसर्जन देने आया हूँ। मेरे साथ उस चटिंगा गांव में क्या हुआ आज तक मैंने ये बात का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन आज भी उस रात के सपने मुझे हर रोज आते हैं। और अब भी वो मेरा पुश्तैनी मकान उस चटिंगा गांव में वैसे का वैसे ही है। मैंने उसे कभी नहीं बेचा, ये जानते हुए कि वो चटिंगा गांव भूतों का गांव है।